अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्र शहवार। वेलकम टू प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन। आज हम बात करते हैं उस डिज़ीज़ और इशू के बारे में जो कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली फ़ीमेल्स के साथ। हम देखते हैं कि फ़ीमेल्स के साथ ऐसे कई इश्यूज़ आते हैं स्किन के, जो इनको पता नहीं होता कि इनके साथ करना क्या है। वो अलग अलग या गलत ट्रीटमेंट्स यूज़ करके अपने फेस को ख़राब भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस ख़राब ना हो और आप अपने फेस के लिए बिल्कुल सही ट्रीटमेंट लें, या फिर आप अपनी स्किन को अच्छी देखना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। क्योंकि आज जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो हमारे एक वेल क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो कि सिर्फ कोयटा, बलूचिस्तान, कराची में ही नहीं मशहूर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो आज हम मिलेंगे हमारे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से, डॉक्टर बिलाल शम्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों तक आप लोग पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। आपने अपना वक्त दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट आती हूँ अपने सवालात पर, ताकि आपका मैं टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करूँ। जी बिल्कुल। तो मुझे पहली बात ये बता दें कि जहाँ तक हमारे पास एरिया और इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है, तो क्या हमारे पास ये स्किन के ऊपर अफेक्ट करता है कि नहीं करता? जी बिल्कुल। मौसम का, इन्वायरमेंट का स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर असर ज़रूर आता है। सपोज़ मैं मिसाल देता हूँ कि अब कराची का जो मौसम है, वहाँ पे नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो लो अल्टीट्यूड सी लेवल के ऊपर है। वहाँ पे एक्नी का प्रॉब्लम ज़्यादा फ्लेयर अप करता है। जिनका ऑयली स्किन होता है उसमें दाने ज़्यादा आ जाते हैं। वहाँ पे स्वेटिंग के इश्यूज़ हैं, बगलों के अंदर हमें रित्रास्मा कहते हैं। हम जो है बॉडी के ऊपर जो पसीने की वजह से जो बीमारियाँ आती हैं, जैसे टीनिया वर्सिकलर, कुछ फंगल ग्रोथ, वो हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है। आप अगर हाई एल्टीट्यूड पे आए कोयटा की तरफ, यहाँ पे फिर मौसम डिफरेंट है। यहाँ पे एक्सट्रीम मौसम है, खुश्की मतलब नमी मौसम में कम है और मौसम खुश्क है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, सूरज के करीब रहते हैं, सूरज की शुआएं ज़्यादा करीब पड़ती हैं, तो यहाँ पे स्किन कैंसर्स का रेशो ज़्यादा है। यहाँ पे छाइयाँ ज़्यादा होती हैं और ड्राइनेस के अपने असरात होते हैं। एक्जिमा का फ्लेयर आता है इससे, जो हम आम ज़ुबान में जिसको रिश या रोश कहते हैं, बलोची में, पश्तो में रिश बोलते हैं, तो ये बढ़ जाता है खुश्की से। सो मौसम के डेफिनेटली असरात होते हैं स्किन के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास मैंने देखे हैं कि फीमेल्स और मेल्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जी, फीमेल्स में कुछ मसाइल ज़्यादा होते हैं, चूँकि फ़ीमेल्स की ज़िंदगी जो है ना वो हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड है। थ्रू आउट लाइफ उनकी सेहत के ऊपर हार्मोन्स का असर होता है, चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो, या इवन मेनोपाज के बाद हो। यानी जब ख़वातीन 50-60 के करीब पहुंच जाती, जब उनके साइकिल्स रुक जाते हैं, तब और चेंजेस डिफरेंट आ जाती हैं। टीन एज में डिफरेंट मसाइल होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। लाइक टीनेजर्स के जो मसाइल हैं उसमें एक्नी या ज़ोरदानी या जवानी दाने सरफहरिस्त हैं। फिर कोई 22-23 साल की, 24 साल की उम्र में छाइयों का मसला बढ़ जाता है। और अगर मैरिड फीमेल्स हैं तो प्रेगनेंसीज़ में पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। सो डेफिनेटली जेंडर का डिफरेंस तो है और कुछ मसाइल फीमेल स्पेसिफिक होती हैं। इसके साथ मैंने ये देखा है कि हमारी जो यूथ है उनको इसका नहीं पता होता कि एक्नी और पिंपल में डिफरेंस क्या है। वो दोनों को एक समझ के उनकी ट्रीटमेंट अपने से करना स्टार्ट कर जाते हैं। जी, तो पिंपल एक ले मेन वर्ड है, मतलब एक आम आदमी उसको पिंपल मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्नी को ही कहते हैं। लेकिन एक्नी एक बड़ी बीमारी का मतलब है कि वो अब जब उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या तस्वीर देखें तो उसमें पेप्यूल भी होता है। पेप्यूल सुर्ख सा उभरा हुआ दाना, उसमें आपको पस्चूल या पस या पीप से भरा हुआ दाना भी मिलेगा। उसमें आपको कॉमेडोन्स भी मिलेंगे। कॉमेडोन्स को हम कील कहते हैं हम ज़ुबान में। कुछ कॉमेडोन्स सफ़ेद होते हैं, कुछ काले होते हैं, ब्लैक ओपन।
उनमें सिस्ट्स होते हैं। एक्नी में सिस्ट जो है ना ऐसे जैसे बंटे हैं, बंटों की तरह छोटे छोटे दाने। सो एक्नी का जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे किस्म के दाने आ जाते हैं चेहरे पे। सो एक सिंपल वर्ड पिंपल कवर नहीं करता एक्नी को। कभी कभार एक्नी की कुछ अक़साम है जिसमें कुछ सिंड्रोम्स के साथ, कुछ बड़ी बीमारियों के साथ एक्नी एज अ कोमॉर्बिडिटी होता है। तो एक्नी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ओके अच्छा, मैंने एक चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की है जी। कि जब से कोविड वाला टाइम स्टार्ट हुआ है हमारे ये वाले इश्यूज बढ़ गए हैं, मेरे पर्सनली हो या किसी और के हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये जी। क्यों? एक तो कोविड के डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स स्किन के ऊपर, 5-6 तरह के जो स्किन डिजीज़ेज़ हैं वो कोविड प्रेजेंट कर सकता है। उस चिलब्लेन एक प्रेजेंटेशन है। चिलब्लेन सर्दियों में आपने देखा होगा, पाँव के, हाथों के, उंगलियों के जो सिरे हैं वो सुर्ख हो जाते हैं, जलने लगते हैं। कोविड की प्रेजेंटेशन इस तरह हो सकती है। कोविड की प्रेजेंटेशन कभी अर्टिकेरियम कहते हैं जिसको लपड़ या त्रपड़ कहते हैं कुछ लोग, उस तरह की भी कोविड प्रेजेंट कर सकता है। कभी कोविड सुर्ख दाने पूरे जिस्म पे फैल के प्रेजेंट कर। और कुछ और इश्यूज कोविड से बचने के लिए भी कुछ मसाइल हैं जो स्किन के ऊपर आ रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं क्लिनिक्स में। ख़ुसूसन जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट एक्जिमा है, कॉन्टैक्ट हाथ लोगों के सुर्ख हो रहे हैं, उसमें खारिश आ रही है और हाथ बड़ा इशू है। सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल से, फ्रीक्वेंट यूज़ से या फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि कोविड एक बड़ी बीमारी, उससे बचने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। और एक और इशू के मास्क के इस्तेमाल से एक्नी बढ़ रहा है। हाँ जी। और कोविड जिन लोगों को होता है उनमें स्किन के कुछ मसाइल बढ़ जाते हैं। ख़ुसूसन हेयर फॉल, सीवियर हेयर फॉल होता है। मतलब आप, मुझ पे सीवियर कोविड गुजरा है तो मुझे पता है कि इसमें कितनी बंदे की जो आसाबी तनाव का लेवल है कितना बढ़ जाता है। मैंने खुद नोट किया, बाथरूम का एग्जिट है जहाँ से पानी निकलता है कि वो बंद हो जाता है। तो सीवियर हेयर फॉल कोविड उन पेशेंट्स के जिन पे सीवियर कोविड गुजरा हो उनमें होता है। बहुत ज़्यादा। जी। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप हमारे पास खुद ही एक एग्जाम्पल है, आप रिकवर कर चुके हैं माशाल्लाह से और आपको पता है आप पे ये चीज़ गुजरी है। जी। मेरा एक और सवाल है आपसे कि ये जो हमारी यूथ है जी। इनको लेज़र ट्रीटमेंट करनी होती है, जी। लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अच्छा। तो आप हमें बता सकते हैं कि वो यूथ फिर क्या करे? जी बिल्कुल। लेज़र जो है एक, आप यूँ कह लें कि एक इनकलाब है। जो मसाइल क्रीम से, टैबलेट से, किसी फेस वॉश से ठीक नहीं होते हैं, सपोज़ छाइयों का मसला, अगर छाइयाँ भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो, मतलब दवाइयों से वो नहीं कंट्रोल हो रही, तो फिर लेज़र एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह एक्नी स्कार्स यानी जवानी दानों के जो खड्डे हैं, अब वो किसी दवाई से ठीक होने वाले नहीं है, तो लेज़र के बगैर मसला हल नहीं होता। या फिर कुछ निशाने, पैदाइशी निशाने आपने देखे होंगे, बच्चे पैदा होते हैं उनको एक साइड पे सुर्खी सी अपीयर होती है कुछ दान, तो ये लेज़र से ट्रीट होते हैं। आपका जो सवाल है कि लेज़र महंगा है, जी लेज़र ज़ाहिर है लेज़र एक जदीद चीज़ है और वो उसके इवन इंजीनियर्स पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। मेंटेनेंस पे लेज़र जब ऑपरेट करता है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट अच्छा खासा आता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं क्वेटा के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के जिस भी कोने से लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, हम अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा। इवन कि हम कभी कभार इसमें जो चैरिटी है थोड़ा बहुत खैरात का भी उसमें कर लेते हैं, तो कोशिश तो हम करते हैं। अमेरिका में जो लेज़र अमेरिका में वो हम यहीं पे कर रहे हैं। अमेरिका में तो सपोज़ एक ट्रीटमेंट अगर लाखों में, पाकिस्तान के बाकी शहरों में वो उससे कम होगा, लेकिन हम यहाँ पे सबसे सस्ता करते हैं। सो कोशिश तो हमारी यही है कि हम अफोर्डेबल बना दें। ज़ाहिर है कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के लेज़र्स हैं, दर्जन से ज़्यादा लेज़र्स हैं, हर मसले का अलग लेज़र है। तो कुछ जो हैं वो उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और कुछ के कम होते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ को अफोर्डेबल रेंज में लाएं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग लेज़र से डरते हैं क्योंकि उनके लिए सेफ्टी पहले आती है। जी। तो आप हमें बता सकते हैं कि लेज़र सेफ़ है कि नहीं सेफ़?
ये बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लेज़र टेक्नोलॉजी जो है, जो स्किन में या सेहत के बाकी इवन आइज़ में आजकल आपने सुना होगा कि नज़र करेक्ट करने के लिए चश्मों से जान छुड़ाने के लिए भी लेज़र्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आँख आपको पता है बहुत सेंसिटिव एक ऑर्गन है, उसमें भी लेज़र्स का इस्तेमाल है। इवन ब्रेन सर्जरी में लेज़र्स का रोल है। बहुत मेडिकल साइंस में आजकल लेज़र का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेज़र एक्सट्रीमली सेफ है। जब मुझसे ये सवाल कोई पढ़ा लिखा बंदा करता है, मेरे लिए उसका जवाब देना बड़ा आसान हो जाता है, ख़ुसूसन जिस बंदे ने फ़िज़िक्स पढ़ा होता है, क्योंकि लेज़र्स में फ़िज़िक्स का, इंजीनियरिंग का बड़ा रोल है। रेडिएशन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, एक को कहते हैं नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन है, वो शुआएं जो किसी एटम पे पड़ें, उसको स्टेबल एटम को आयनाइज कर दे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ले आए। चेंज इन एटम लीड्स टू चेंज इन मॉलिक्यूल, चेंज इन मॉलिक्यूल लीड्स टू चेंज इन द पॉलीपेप्टाइड जो चेन है। यानी जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये वो रेडिएशन, वो शुआएं हैं जो किसी एटम पे, किसी जिस्म के किसी उस पे पड़ें तो उसमें चेंज लाएं, और किसी भी जीन में चेंजेस कैंसर के शुरुआत होते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन किसी एटम को आयनाइज नहीं करते, वो कैंसरस नहीं होते वो रेडिएशन। अमूमन जो शुआएं जिनकी वेवलेंथ 100 नैनोमीटर से कम होती है वो नॉन आयनाइजिंग है, जिसमें एक्स रेस, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, ये सारे कॉस्मिक रेस, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। जो लेज़र हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सपोज़ अगर हेयर रिमूवल लेज़र है तो ये 1064 नैनोमीटर या 755 नैनोमीटर अलेक्जेंड्राइट, या फिर आप डायोड लेज़र या फिर पल्स डाई लेज़र 595 नैनोमीटर, यानी इनकी वेवलेंथ 100 से ऊपर है। इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है उसका तो वेवलेंथ 10,600 नैनोमीटर है। सो ये 100% सेफ है, ये आयनाइजेशन नहीं करते। इवन ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। सॉरी, मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था और जवाब उससे भी इम्पोर्टेंट था। नहीं, आपको पता है यहाँ पे जितने भी हैं सिर्फ आपके लिए बैठे हुए हैं और आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपके ट्रीटमेंट और आपके मशवरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रोग्राम सिर्फ आप पे बना है, तो इसीलिए आपका सवाल जितना बड़ा हो, आपका जवाब जितना बड़ा हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा एक सवाल ये भी है कि छाइयाँ कैसे होती है, क्या होती है ये? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। छाइयाँ, इसको अंग्रेज़ी में मिलाज़मा कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। लाइक पश्तो में इसको तोरसरी या तेरसरी बोलते हैं, मगसी बोलते हैं कुछ एरियाज़ में, जोब वगैरह साइड में। बलोची में इसको राम बोलते हैं। फ़ारसी में, या हमारे फ़ारसी बोलने वाले भाई हैं वो इसको लका कहते हैं, और बाकी पंजाब साइड पे इसको झाइयाँ कहते हैं। सो ये एक ऐसा इशू है कि जो फोटो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, सन एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं फेस के, चीक्स, नोज, फोरहेड, अमूमन इस एरिया में आते, और ये किसी हद तक जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, यानी आपकी जीन्स में लिखा होता है कि दुर शहवार को, अल्लाह न करे, कि उनको जो है 23 ईयर्स पे आके छाइयाँ शुरू होंगी। जस्ट लाइक डायबिटीज़ आपके जीन्स में लिखा होता है, शुगर, कि 40 साल पे फलाने बंदे को डायबिटीज़ शुरू होना है, तो 40 तक तो नहीं, मतलब 39 तक नहीं होता, 40 के आसपास शुरू हो जाता है। छाइयाँ भी इसी तरह है। अमूमन ये टाइप 4 स्किन में बहुत कॉमन है। टाइप 4 स्किन के कलर के हिसाब से 6 टाइप्स हैं। टाइप 1, 2, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, जो नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह है, और जो अंग्रेज़। उसके बाद टाइप 2, फिर थोड़ा सा नीचे आए, आप इक्वेटर की तरफ करीब आए, जैसे आपका टर्की हो गया, स्पेन वगैरह हो गया। टाइप 3 इन्हीं एरियाज़ में, कुछ ईरान के और कुछ हमारे पश्तो बोलने वाले हजरात। और टाइप 3, फिर टाइप 4 स्किन जो है ना, वो आप बांग्लादेश, बर्मा वगैरह, और टाइप 5 और 6 उससे भी ज़्यादा। सो ये स्किन के टाइप से टाइप 4 स्किन में मिलाज़मा कॉमन है।
इसमें सूरज, मुझसे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या किचन की गर्मी से भी हो सकता है? सबसे ज़्यादा जो मेलाज्मा का फ्लेयर है या मेलाज्मा बढ़ता है, मेलाज्मा बेसिकली होता कुछ खुली स्किन के अंदर है, मेलानोसाइट्स, वो प्रोड्यूस करते हैं ब्राउन पिगमेंट मेलानिन। जब सूरज की कुछ ख़ास शुआएं जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं वो चमड़े पे, जल्द पे पड़ती हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं ये मेलानोसाइट, मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जो गर्मी की शुआएं हैं जैसे हीटर की हो गई, किचन की हो गई, वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड से इतना ज़्यादा मेलाज्मा फ्लेयर नहीं होता, मेलाज्मा अल्ट्रा वायलेट से होता है, इसीलिए सन ब्लॉक पे लिखा होता है। इतना ज़्यादा मतलब इतना जो है अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन देता है, या ग्लासेस पे, गूगल्स पे लिखा होता है। सो छाइयाँ और भी वजूहात है इसके बढ़ने के, जैसे हार्मोन्स, प्रेगनेंसी, थायराइड की बीमारी, खून की कमी, ख़ुसूसन आयरन की कमी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें छाइयाँ बढ़ा देती हैं। और सन एक्सपोजर तो मेन फैक्टर है। इसके साथ जो हम सनब्लॉक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी लड़कियां स्पेशली यूज़ करती हैं अपने आप को फेस से वो धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ की प्रोटेक्शन दिखी होती है कि अगर आप ये सनब्लॉक यूज़ करेंगे तो आपको छाइयों से प्रोटेक्शन मिल सकती है। जी, काफ़ी हद तक आप धूप से बचते हो, उसमें सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मुझसे अक्सर लोग सनब्लॉक के सिलेक्शन का भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब कौन सा सनब्लॉक इस्तेमाल करूं? ख़वातीन की फरमाइश होती है कि मुझे ऐसा सनब्लॉक लिख के दें जो फाउंडेशन का काम भी करे, कि मुझे मेकअप ना करना पड़े। और फिर मर्द हजरात कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा सन ब्लॉक लिखें जो मेरी मूँछों में ना फंसे, मेरे आईब्रोज में ना फंसे, मेरे चेहरे पे नज़र ना आए, लोग ये ना कहें कि आपने मेकअप किया हुआ। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर साहब मेरा स्किन ऑयली है, इसके लिए कौन सा सन ब्लॉक है? तो सन ब्लॉक की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक मुख्तलिफ तरह का होता है, एक पिगमेंट ग्रेड का होता है जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है, और एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है। ऑयली स्किन के लिए अमूमन हम सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक देते हैं, और कुछ सन ब्लॉक्स जो हैं वो लोशन फॉर्म में आ रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स के साथ मिले आ रहे हैं। सो हम पेशेंट को इंडिविजुअली उनको देख के ट्रीटमेंट को टेलर करते हैं। टेलर का मतलब है उसकी डिमांड्स, उसके स्किन टाइप के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से हम उसको सन ब्लॉक लिखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स को ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। जी। अच्छा, मेरी नॉलेज में एक बात आई है कि एक इंडिया की एक्ट्रेस थी जिसको बहुत सारे पैसे मिल रहे थे एक वाइटनिंग प्रोडक्ट के लिए, उसको ऐड करना था। अच्छा। लेकिन उस चीज़ को उसने मना किया क्योंकि वो एक वाइटनिंग क्रीम थी और उस प्रोडक्ट को वो प्रमोट नहीं करना चाह रही थी। तो उसने लाखों करोड़ों इसमें उसने गंवा दिए, उसने ठुकरा दिए कि मैंने ये नहीं करना। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि वाइटनिंग की यूज़ करनी चाहिए, नहीं यूज़ करनी चाहिए? एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको स्किन का जो भी कलर दिया है वो खूबसूरत है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो सांवला हो, चाहे वो गंदमी हो, कोई भी हो। मैं हमेशा बात करता हूँ हेल्दी स्किन की। आपका स्किन जिस भी कलर में हो लेकिन वो सेहतमंद हो, उस पर दाने ना हो, उस पर निशानात ना हो, उस पर कड़े ना हो, उस पर सपोज़ अगर ख़ातून है तो गैर ज़रूरी बाल ना हो। मैं हेल्दी स्किन को प्रमोट करता हूँ। रही बात गोरा करने वाली क्रीमों की, तो आजकल बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ FM चैनल्स, कुछ अखबारात इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि फ़लाना ब्यूटी क्रीम है, बहुत सारे नाम हैं। मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट इस जहाद में अपना हिस्सा डालूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये गोरा करने वाली क्रीमों में जो इंस्टेंट रिज़ल्ट के दावेदार होती हैं, इनमें अक्सर स्टीराइड और मरकरी पाया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह। इसमें स्टीराइड्स के असरात हम दूर से पहचान लेते हैं। जब कोई पेशेंट हमारे सामने बैठ जाता है तो उसके चेहरे की सुर्खी, उसमें नज़र आने वाली छोटी छोटी रगें, उस पर नज़र आने वाले बाल, उस पर नज़र आने वाले दाने,
हमें बता देते हैं कि ये चेहरा जो है ये स्टेरॉइड का आदी हो चुका है। फिर वो रोते रहते हैं, वो लड़के और लड़कियां, डॉक्टर साहब हमें तो नहीं पता था, हमने तो फलाने चैनल पे सुना, हमने तो फलाने रिसाले में देखा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, मैं एफएम चैनल के मालकान से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें जिसमें मुज़र सेहत अज्जा शामिल हों, और आप बताएं फिर लोगों को कि ये बहुत अच्छा है आपके स्किन के लिए। जब आपने एक स्किन किसी का देखा ना हो तो आप कैसे उसको बता सकते हैं कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। आपकी बातें तो लाखों लोग सुन रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ मसाइल के साथ लोग बैठे होते हैं, हर कोई ले रहा होता है। ये एक तरह से इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है कि आप गैर ज़रूरी बिना देखे लोगों को चीज़ें बताते फिरें, प्रिस्क्राइब करते फिरें। मेहरबानी करें, ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे चैनल्स के ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन ले, क्योंकि स्टेरॉइड और मरकरी का जिल्द के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह असरात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, और जैसा कि आपने कहा ये बहुत अच्छी बात है, एक स्किन स्पेशलिस्ट है और आप ये बात खुद कह रहे हैं, क्योंकि रंग जाहिर सी बात है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपकी ये बात मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी कि आप सिर्फ हेल्दी स्किन को प्रमोट करते हैं। तो आपके पास ऐसे अक्सर काफ़ी लोग आते होंगे जो आपको बोलते होंगे कि हमें गोरा करने के लिए कुछ करें। जी बिल्कुल। तो आपके पास उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो होगा। मुझसे अक्सर सवाल यही होता है, मैं उनको कहता हूँ कि दुनिया की जो सुपर मॉडल है उसका नाम है नोमी कैम्बल। शी इज़ अ ब्लैक मॉडल और वो ब्रिटिश मॉडल है और पूरी दुनिया में पॉपुलर है। तो आपको पता है ब्रिटेन जो है वो गोरों का मुल्क है, वो एक फेयर स्किन वाले लोग हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये चूज़ किया कि नोमी कैम्बल का स्किन हमसे अच्छा है, आल्दो शी इज़ ब्लैक। सो खूबसूरती का ताल्लुक कलर से नहीं है, हर कलर खूबसूरत है। दूसरी बात, गोरा करने के लिए हाँ, अगर पिगमेंटेशन अनइवन है स्किन के ऊपर, कोई जगह डार्क है, कोई लाइट है, कहीं पे डार्क सर्कल्स हैं, कहीं पे छाइयों के बुरे नज़र आने वाले पैचेस हैं, या कहीं पे कलर फेड हुआ है, मतलब कहीं पे आपको बर्स की बीमारी आ गई, उस कलर को हम करेक्ट करने की पूरी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है हम बताते हैं और हम उसको ट्रीट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब की बातों से ऐसी बहुत सारे यूज़फुल मशवरे आपको मिले होंगे, और इस प्रोग्राम से आपको बहुत सारे ऐसे मशवरे मिले होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है, कोई प्रॉब्लम है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि आप हमारे साथ वो बातें डिस्कस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। तो आपके सवालात हम लेकर जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, और वो मुझे पूरा यकीन है कि आपके उन सवालात के बहुत अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे आपको देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपसे इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।